नमस्कार साहित्य प्रेमियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माइलस्टोन एक्सप्रेशन पर। मैं वैष्णवी लेकर के आई हूँ फिर मिलोगी के आगे का एपिसोड। तो आइए सुनते हैं फिर मिलोगी, जिसको लिखा है मधु चतुर्वेदी जी ने। बाबा के बनाए नियमों से आंगन के भीतर की दुनिया चल रही थी, मगर बच्चों की भी एक दुनिया है जिसकी खोज खबर रखना उन्होंने नहीं जाना। उनके बच्चे अपनी जिंदगी को लेकर क्या सोचते हैं, कैसे भविष्य का सपना देखते हैं, ये बात उनके लिए मुद्दा ही नहीं थी। बाबा कई बार गुस्से में नीरज भैया को मार भी देते, बिना ये सोचे कि छोटी बहन के सामने पीटने पर उन्हें कैसा फील होगा। संतान के स्वाभिमान की रक्षा माँ बाप का दायित्व है, ये चेतना माँ बाप दोनों में न थी। हॉस्टल में अंकिता ने बताया था कि नीरज भैया को अक्सर किसी लड़की के साथ देखती थी। भगवान जाने वो कौन थी। वसुधा को बस इतना मालूम था कि नीरज भैया शादी ही करना नहीं चाहते थे। मुन्ना चाचा, कौशलेंद्र मामा सब ने घेर घार कर उनकी शादी करवाई थी। जिस बच्चे की इच्छा को सम्मान नहीं मिला, आगे चलकर वह भी दूसरों को सम्मान नहीं देगा। बच्चे के आत्मसम्मान की सुरक्षा उसके खर्च उठाने से ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है। रिश्तों में प्रेम से ज्यादा जरूरी सम्मान देना है। नीरज भैया भी माँ को प्रेम करते हैं, मगर सम्मान नहीं देते। वर्धा में 10 दिन कैसे गुजर गए मालूम ही नहीं चला। ज्यादा दिन रह लेने के बाद चंडीगढ़ जाने की इच्छा मर जाती है। चंडीगढ़ में घर से बाहर न निकल पाने के कारण उसकी दुनिया कितनी छोटी हो गई है। इंसान को खिलखिलाने के लिए एक दो करीबी दोस्त तो चाहिए होते हैं। घर सास ससुर का है तो सखी सहेलियों को तो नहीं बुला सकती। आंगन के बाहर छोटी सी दुनिया के अभाव में कोई कितना अकेले पड़ता है। नलिन को इस बात का एहसास तक नहीं। क्या ये घर माँ का है? माँ कितनी अकेली है, किसी को एहसास है? औरत का खुद का घर होना चाहिए जहां लौटने की इच्छा बनी रहे। वसुधा ने नागपुर जाने को टैक्सी बुक कर ली, क्योंकि उसे पूनम के घर जाना था, जहां सना उससे 2 घंटे पहले पहुंचने वाली थी। टैक्सी दरवाजे पर आ खड़ी थी। वसुधा ने पलाश और श्रद्धा को पैसे पकड़ाए। चाची, माँ मनीषा भाभी, जय विजय, मुन्ना चाचा, नीरज भैया ने वसुधा के पैर छुए। मीकू दौड़कर ड्राइवर के बाजू वाली सीट पर बैठ गया। घर छोड़ते हुए वसुधा का कलेजा फट रहा था। गुड़ी मुड़ी खड़ी माँ को लपेटकर अपने साथ कहाँ ले जाऊं। टैक्सी चल पड़ी और वसुधा पलटकर देख रही थी, दूर होते घर और आंसू पोंछती माँ को। गली के मोड़ पर टैक्सी मुड़ी और अगले ही पल पीछे हाथ हिलाते लोग ओझल हो गए। अब माँ ही मेरा बचपन, बाबा दादी, घर गली, वर्धा पूरा मायका और आधा जीवन है। माँ के भीतर का खालीपन अब बेहतर समझ आता है। इस उम्र में आकर हम माँ बेटी के रिश्ते से भी पहले औरत के रिश्ते से बंध गए हैं शायद। पूनम से 4 दिन पहले बात की थी। आज सना भी पहुंचने वाली थी। तीनों लगभग 4 घंटे एक साथ रहने वाले थे। वसुधा ने टैक्सी में बैठने के बाद पूनम को लगातार 4 बार फोन किया। पूनम ने न तो फोन रिसीव किया और न ही कॉल बैक किया। वसुधा ने सना को फोन लगाया। सना ने फौरन फोन उठा लिया। अरे वसुधा, मैं तुझे ही कॉल करने वाली थी। सुन ना, प्लान जरा सा चेंज हो गया है। पूनम की फैमिली में कोई जरूरी काम आ गया है तो उसे आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ा। एक काम कर, मैं तुझे अपनी लोकेशन भेज रही हूँ। नागपुर में मेरे चाचा का भी घर है, हम वहां मिल लेंगे। यहाँ चाचा के घर पर उनके पोते मीकू के बराबर के हैं, तो वो भी बोर नहीं होगा। चल, मैं चाचा जी के यहाँ की लोकेशन भेज रही हूँ। सना ने फोन काट दिया। वसुधा को बहुत अजीब लगा कि 4 दिन पहले तक पूनम ने बात की और आज फोन नहीं उठा रही है और न ही कोई मैसेज छोड़ा। पूनम को ये बात वसुधा को भी फोन करके बतानी चाहिए थी। वसुधा को याद आया कि उसने 2 दिन पहले भी पूनम को मैसेज किया था। इसे पढ़ लेने के बावजूद पूनम ने कोई जवाब नहीं दिया। नागपुर बुलाकर पूनम खुद गायब हो गई और फोन तक नहीं उठा रही। ये तो बहुत अपमानजनक है। नलिन को क्या बताऊंगी? पूनम की हरकत समझ के बाहर है। कितना जिद से इनवाइट कर रही थी, मुलाकात के नाम पर खुश भी थी। उसका नेचर तो हमेशा से बहुत अच्छा था। सना की बताई लोकेशन पर टैक्सी एक बहुत बड़े घर के सामने रुकी ही थी कि बालकनी में सना हाथ हिलाते खड़ी दिखी। टैक्सी वाले ने सूटकेस उतार कर आंगन में रख दिए। तब तक सना नीचे आ गई। सना और वसुधा ने हंसते हुए चीखते हुए एक दूसरे को गले से लगा लिया। 18 साल पहले का वही आत्मीय स्पर्श जिसके लिए सुधा व्याकुल थी।
मीकू के लिए बड़ा अचंभा था कि मम्मी इतने जोर से चीख और खुश हो सकती हैं। सना ने ड्राइवर को सूटकेस भीतर लाने को इशारा किया। सना और वसुधा सीढ़ी चढ़ते हुए भी लिपट लिपट कर ऐसे हंस रही थी कि जैसे स्टूडेंट्स लग रही थी। सना वसुधा को सीधे गेस्ट रूम, जहां सना का भी सूटकेस पहले से रखा था, ले गई। कमरे के भीतर घुसते ही सना वसुधा के गले लगकर देर तक चुप खड़ी रही। वसुधा को महसूस हुआ कि सना रो रही है। वसुधा उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। जो आनंद को जानते थे, उनसे मिलकर सना का दर्द फिर ताजा हो गया। वसुधा ने सना को लपेटे हुए ही उसका कंधा चूम लिया। सिर्फ एक इंसान की जाने भर से कोई कितना अकेला हो जाता है। हॉस्टल में सना को कभी किसी के लिए रोते नहीं देखा था। वसुधा से अलग होकर सना ने पास ही रखी पानी की बोतल उठाकर मुंह से लगा ली। कमरे के बाहर से मीकू की आवाज आ रही थी। अपने हमउम्र लड़के के साथ फौरन गप्पे शुरू हो चुकी थी। सना आंसू पोंछकर बिस्तर पे बिल्कुल पहले की तरह पालथी मोड़कर बैठ गई और सुना, मिसेस अवस्थी, तुम और पूनम आपस में हमेशा कांटेक्ट में रहे, मगर मुझे फेसबुक पर सर्च क्यों नहीं किया? अबे बताया तो था। कैसे जानते कि शादी के बाद तेरा सरनेम क्या है, किस शहर में है, हमें क्या मालूम? हम दोनों तो बचपन से एक ही मोहल्ले में थे, तो कनेक्शन बना रहा। तभी घर पर काम करने वाली सहायिका चाय और समोसे लेकर गेस्ट रूम में आ गई तो वसुधा को याद आ गया कुछ। अरे यार, समोसा देखकर हॉस्टल की याद आ गई, जब चंदा करके समोसा खाते थे। मुझे तो चंडीगढ़ का घर भी हॉस्टल ही लगता है। पूरे घर में सिर्फ एक बेडरूम ही है मेरा। इतना कहते ही वसुधा को माँ की याद आ गई। माँ के लिए भी तो अब उनका कमरा ही उनका घर है। सना चहकी। वसुधा, याद है तुझे? हम हमेशा चौक से समोसा सेंटर का ही समोसा खाते थे। शादी के बाद मैं और आनंद वहां समोसे खाने गए थे। हमारी शादी हो गई देखकर वो अंकल बहुत खुश हुए। बोल रहे थे कुछ स्टूडेंट्स याद आ रहे हैं। उन्हें मैं और आनंद बहुत पसंद थे, मगर उन्हें ये बात नहीं मालूम थी कि हमारा अफेयर है। उन्होंने उस दिन हमसे पैसे नहीं लिए, बोले कि अगली बार 3 होकर आना। आनंद के जिक्र से पल भर को दोनों चुप हो गए और फिर वसुधा ने चाय ट्रे सना की तरफ बढ़ाई। वसुधा ने अचानक ही कहा, यार मुझे पूनम का इस तरह धोखा देना अजीब लगा। 4 दिन पहले तक इतनी एक्साइटेड थी मिलने, अब अचानक फोन नहीं उठाई और तुझे बोल दिया कि घर पर नहीं है। सना कुछ सेकंड चुप रही, फिर अपने मोबाइल का व्हाट्सएप खोलकर वसुधा के सामने रख दिया। वसुधा ने सना के मोबाइल पर पूनम का मैसेज पढ़ना शुरू किया। सना, मैं तुम लोगों से नहीं मिल रही हूँ। तुझे जैसा ठीक लगे वैसा वसुधा को बता देना। सना, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, तुझे कैसे बताऊँ? एक लेडी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसका हस्बैंड अपनी ही दुनिया में रहता है। घर परिवार और बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं उसके पास, सिर्फ उसका बिजनेस और उससे जुड़े लोगों के साथ ही रहना पसंद करता है। मेरी फ्रेंड खुद को बहुत इग्नोर और अकेला फील करती थी। पड़ोस के एक आदमी ने भाप लिया और सिंपैथी दिखाकर धीरे धीरे प्लान बनाकर उससे रिलेशन बना लिया। मेरी फ्रेंड बेवकूफ़ी में उससे छिप छिप कर मिलने लगी और ये भी भूल गई कि वो शादीशुदा और 2 बच्चों की माँ है। हस्बैंड को शक हो गया और उसने मेरी फ्रेंड की मोबाइल को रिकॉर्डिंग में डाल दिया। मेरी फ्रेंड की फ़ोन कॉल रिकॉर्ड सुनकर और चैट्स पढ़कर उसके हस्बैंड को ये बात समझ में आ गई कि ये दोनों कई बार साथ सो चुके हैं। अब उसका हस्बैंड दोनों बच्चों को उनकी बुआ के घर भेज दिया है, जहाँ से उन्हें बोर्डिंग भेज देगा। मेरी फ्रेंड को उसने धमकी दी है कि यदि उसने बेटों से बात करने या मिलने की भी कोशिश की तो उस आदमी के साथ की सारी रिकॉर्डिंग बच्चों को सुना देगा। सना, तू बता, अब मेरी फ्रेंड को क्या करना चाहिए? क्या वो सुसाइड कर ले? क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं बचा। मायके किस मुंह से लौटे? जिससे अफेयर चल रहा था उसने तो पल्ला झाड़ लिया। मेरी फ्रेंड की जिंदगी बर्बाद करके वो अपनी बीवी बच्चों के साथ अब भी खुशहाल जीवन जी रहा है। मेरी फ्रेंड अपने बच्चों और पति के बिना पागल हो रही है, बहुत पछता रही है। उसका पति व्हाट्सएप पर दोनों की इंटीमेट पिक्स देख चुका है और उसके बाद अब उसे 1 सेकंड भी अपने घर में नहीं रहने दे रहा। वसुधा मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल करते हुए हैरानी से पूनम का मैसेज पढ़ रही थी। आगे सना ने उसे मैसेज किया था, पूनम तू तुरंत मुझे कॉल कर, तेरी फ्रेंड को खुद के साथ गलत नहीं करना चाहिए, सुसाइड किस हाल में नहीं। पूनम ने लिखा था, सना किसी कारण से मैं तुझे अभी कॉल नहीं कर सकती। सना का रिप्लाई था, पूनम सुन, तू अपनी फ्रेंड को बोल अभी उसका हस्बैंड बहुत गुस्से में है, कुछ दिनों बाद गुस्सा शांत हो जाएगा।
इस उम्र में वो भी अकेला कैसे रहेगा? बीवी को माफ कर देगा। आखिर उसके बच्चों को भी तो माँ चाहिए ही ना। प्लीज अपनी सहेली को हिम्मत रखने बोल, मैं कॉल करूँ तुझे? पूनम ने लिखा, सना मुझे कॉल मत करना, मेरा ये मोबाइल भी मेरे हाथ से जाने वाला है। मालूम नहीं अब हमारी कभी बात हो या मुलाकात हो ना हो। मेरी फ्रेंड को मालूम हुआ कि जिससे उसका अफेयर था उस आदमी का औरतों के साथ फ़ोन पर दोस्ती करना और फिर अलग अलग होटलों में गुलछर्रे उड़ाना शौक है। मेरी फ्रेंड के पति ने उस आदमी की अलग अलग औरतों के साथ नंगी पिक्स भी दिखा दी। मेरी फ्रेंड बुरी तरह टूट चुकी है। कोई इतना कमीना कैसे हो सकता है? पति उसे छोड़ रहा है। मेरी फ्रेंड रो रो कर पति के पैरों में गिर गई कि मेरे बच्चों को मत दूर करो, मगर वो उसकी रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल कर रहा है कि बच्चों से बात नहीं करेगी तू। मैं उनको बुआ के घर जाकर बोल दूंगा कि तू एक्सीडेंट में खत्म हो गई। सना ने जवाब दिया, पूनम तू अपनी सहेली को हिम्मत रखने बोल। अबे 6 महीने कहीं और रहने का इंतजाम सोचे, हस्बैंड उसे माफ कर देगा। पूनम ने लिखा था, नहीं सना, उसके हस्बैंड को पहले ही बीवी से कुछ खास लगाव नहीं था, अब तो वो कभी संग नहीं हो सकते। मेरी सहेली यदि सुसाइड करती है तब भी उस कमीने आदमी का नाम लेकर नहीं मर सकती, क्योंकि उसके बच्चों को मालूम चल जाएगा कि मम्मी लूज कैरेक्टर औरत थी और एक अय्याश आदमी से लफड़ा चला रही थी। उसके मरने का कारण जानकर कितनी घृणा करेंगे। सना ने मैसेज किया था, पूनम प्लीज अपनी फ्रेंड को कहना पति, बच्चों, घर गृहस्थी सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी जिंदगी है। उसको हर हाल में जिंदा रहना चाहिए। हो सकता है आगे चलकर जब बच्चे बड़े और समझदार हो जाएं तो उसे माफ कर दे। जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता, मगर तेरी फ्रेंड को इस बुरी घटना को स्वीकार करना चाहिए। पूनम का जवाब था, सना असल में मेरी फ्रेंड ने खुद ही अपने सुखी संसार को आग में झोंक दिया। उसका पति क्या, वो खुद अपने आप को माफ नहीं कर पा रही। सना, खुद को माफ करना जैसे डायलॉग फालतू है, क्योंकि जब तक भंडाफोड़ नहीं हुआ था तब तक तो खुद को माफ कर रही थी ना। परिवार छूटने के खतरे की कीमत पर यह खेल खेला जा रहा था। डबल क्रॉस अचानक नहीं होता। तेरी उस सहेली को बोल विक्टिम कार्ड न खेले। खुद को मक्कार माने तो दर्द सहन करने में आसानी होगी। इस तरह घुल घुल कर जीना उसके लिए कठिन होगा। मजबूत बनने को बोल, तुझे फोन करूं? पूनम, नहीं, फोन पर बात नहीं कर सकती। चल, अब कब बात होगी मालूम नहीं। मेरा यह नंबर बंद कर रही हूँ, नया नंबर लूंगी या नहीं मालूम। बाय। वसुधा ने फटी आंखों से पूरा मैसेज पढ़ा और सना को मोबाइल लौटाते हुए बोली, सना तुझे समझ में आ रहा है कि पूनम की सहेली कोई और नहीं, पूनम खुद ही है। सना ने अपना मोबाइल एक साइड में रखते हुए कहा, हाँ, मुझे तो पहली 2 लाइन पढ़ते ही समझ में आ गया था। वसुधा ने दोनों कानों पर हाथ लग दिया। ओ माय गॉड, पूनम जैसी डिसेंट लड़की कहाँ भटक गई? मुझे तो गजब अचंभा हो रहा। सना ने वसुधा के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, वसुधा अब मुझे किसी भी बात पर अचंभा नहीं होता। जिंदगी को मुझे इतने रंग नहीं दिखाने चाहिए थे कि अचंभा करना छोड़ दूं। मैं रोजाना इतने लोगों से मिलती हूँ, या कह सकती है कि अलग अलग कहानियों से टकराती हूँ, कि समझ आता है कि रिश्ता नहीं निभ रहा तो रेवा जैसे अलग हो जाओ। हमारे यहाँ आसानी से तलाक नहीं ले पाते और जबरदस्ती एक घर में रह रहे होते हैं। लड़के समझ नहीं पाते कि रिश्तों में इज्जत देना सबसे ज्यादा जरूरी है। घर के बुजुर्गों को भी बच्चों से सिर्फ उनका वक्त ही तो चाहिए होता है। बेमकसद जिंदगी गुजार रही औरतें कितनी अकेली पड़ जाती हैं, उन्हें अंदाज नहीं। मैंने पूनम को देखा है, बहुत अकेली थी। नहीं जम रहा तो सेपरेट हो जाओ, मगर लड़कियां कमा नहीं रही, माई का सपोर्ट नहीं करता, बच्चा कैसे पलेगा, इस चक्कर में कितने तमाशे हैं। खैर यार, पूनम के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, ये तो है। दोनों बेटे शशांक और शाश्वत उसकी जान है, कैसे उनके बिना रहेगी। मैं पंकज को जानती हूँ, बहुत खूंखार आदमी है। ईश्वर करे पूनम सेफ हो बस। अब समझ में आया, इसीलिए वो मेरा फोन नहीं उठा रही थी। तू और मैं यहाँ बैठकर गप्पे मार रहे हैं और वो घर से निकालती गई है। यदि मुझे नलिन और मीकू से दूर कर दिया जाए और पूरे समाज के सामने बेइज्जत होना पड़े और बाद में पता चले कि दूसरे आदमी के लिए मैं सिर्फ एक एंटरटेनमेंट थी, बदला भी नहीं ले सकती क्योंकि मीकू की नजर में गिर जाऊंगी। यार, ये जीवन तो नर्क है। पूनम अकेली कहाँ जाएगी, क्या करेगी? कोई वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है। वसुधा को पूनम के लिए अथाह दुख हो रहा था। सना 5 मिनट के लिए कमरे से बाहर गई और चाय की ट्रे के साथ लौटी।
तो दोस्तों, ये था उपन्यास फिर मिलोगी की आज का हिस्सा। मैं वैष्णवी मिलती हूँ आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए और महसूस कीजिए इस अद्भुत कहानी की हर धड़कन को।